नमस्कार। मैं सीए मनमोहन जिंदल, सोशल ऑडिटर फ्रॉम मुंबई। सो वी शैल डिस्कस टुडे some other terms. First is KYC registration agencies. So KYC registration agencies perform the significant task in the securities market. The need to ensure a proper verification of the investors who are putting their money into the various investment is done through KYC. So KYC process is very, very important, whether in security market or whether into the bank or whether into the other things, ताकि कोई आदमी बेनामी ट्रांजैक्शन ना कर सके, जिसका पैसा उसी के पास जाए, जिसके नाम से ट्रांजैक्शन वही कर सके। और ये केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज ये सब उसको वेरीफाई करती है। दीज केवाईसी डिटेल्स आर मेंटेन्ड बाय द केवाईसी रजिस्ट्रेशन। हमने ई केवाईसी सुना है और चीजें सुनी है, तो ये सब उसमें आता है। Every time that an investor goes to transact, they would not be submit documents again and again, and this can be verified through the details maintained by KYC registration agency. तो ये ई केवाईसी के द्वारा उसको एक बार वहां जाके अपने डॉक्यूमेंट्स रख देने हैं, पैन, आधार, फोटो, राशन कार्ड या वटर में भी, या ड्राइविंग लाइसेंस। मीन्स केवाईसी दो तरह के होते हैं। नंबर एक आइडेंटिफिकेशन के लिए, और दूसरा एड्रेस प्रूफ के लिए। तो उससे संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो केवाईसी रजिस्ट्रेशन एजेंसीज के पास रख दिए जाते हैं। और एवरी टाइम जब इन्वेस्टर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनको बार बार अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं। द रिकॉर्ड्स ऑफ द इन्वेस्टर्स आर मेंटेन्ड इन ए सेंट्रल डेटाबेस। ये सेंट्रल डेटाबेस ऑन बिहाफ ऑफ द वेरियस इंटरमीडिएटरीज व्हिच कैन बी फेच्ड व्हेन रिक्वायर्ड। सीवाईसी आपने सुना होगा। उसके बाद आते हैं रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स। रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स आर आल्सो कस्टोडियन ऑफ द इन्वेस्टर डाटा, बोथ फॉर फंड हाउसेस एंड कॉर्पोरेट्स। तो फंड हाउसेस और कॉर्पोरेट दोनों के बीच में कस्टोडियन का काम करते हैं। और आरटीएस आर रिस्पॉन्सिबल टू रिकॉर्ड एंड मेंटेन डाटा, बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, either in physical form or in electronic. RT also ensure smooth processing of investor service requests, both financial and non-financial, such as mutual fund transaction request, KYC updation, processing corporate actions on behalf of the issuer sets. जो भी दिक्कतें आती हैं उनको ये लोग दूर करते हैं। नॉन बैंक फाइनेंस कंपनीज एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज। So non-bank finance companies and housing finance company are the route for investors to access funds for their needs. The housing finance companies provide housing loans that are long-term loans for purchasing the property, and this ensures that individual is able to finance their assets building activity. तो हाउस बनाने के लिए ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां लोन देती हैं, बनाने के लिए, रिनोवेशन के लिए, एक्सटेंशन के लिए, सभी के लिए दी जाती है। NBFC also provide a finance for a wide variety of areas, ranging from personal loans to consumer durables. They ensure that who need money for such purchases are able to have access to. जिसको जरूरत है और जो रिपे कर सकता है उसके लिए एक्सेस बना हुआ है। So another is credit bureaus. Credit bureaus are or credit information companies keep the record of the loan servicing behavior of the borrowers and then assign them a credit score to reflect their overall position. जैसे सिबिल है और भी है इस टाइप की कंपनियां। तो वो आदमी ने कैसा सर्विसिंग करी लोन की, उसके भी आप पर एक बड़ा अच्छा स्कोर या बैड स्कोर मिलता है। A higher credit score means a better situation for a borrower, that is, they are more likely to get a loan as compared to someone with a low credit score. So, low credit score है उसको कम लोन मिलता है, ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है, डिफिकल्टी के साथ मिलता है। परंतु जिसका हायर क्रेडिट स्कोर है उसको ये सब काम आसान हो जाते हैं। बैंक खुद उसको कहता है कि ऑफर लेटर भेजता है कि आप
और एक्स्ट्रा लोन ले सकते हैं, बिकॉज उसकी रिपेइंग कैपेसिटी ठीक है, इंश्योरेंस वो रिपेमेंट बिहेवियर ठीक है, और क्रेडिट स्कोर बढ़िया है. They form a crucial part of entire system because they highlight the risk faced by lenders and help them to make the right lending decisions. So these are the some definitions कह लीजिए और some points कह लीजिए which we have to remember. इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रेडिट ब्यूरो के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, हम्म, और एनबीएफसी के ऊपर आ सकता है. जो भी हम पढ़ रहे हैं अल्टीमेट ये पूरी बुक में से कहीं से भी NISM is free to place a question before the person that he should answer. Now, type of investors. कौन से type of investors होते हैं? Investors are individual or organization with surplus funds that are used to purchase this. हमारे कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, उसके पास अगर सरप्लस फंड है और वो सिक्योरिटी मार्केट में सिक्योरिटी खरीदना चाहता है, तो वो टाइप ऑफ इन्वेस्टर. The chief objective of the investor is to convert their surplus and saving into financial assets that are needed. घर में पैसा पड़ा है, बैंक में सेविंग इंटरेस्ट में पड़ा है, कम पैसा मिल रहा है, तो वो सिक्योरिटी खरीद सकता है, फाइनेंशियल एसेट खरीद सकता है ताकि ज्यादा रिटर्न. रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है जो उसको 2 लाख से ऊपर नहीं लगाता है. रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टर मीन्स ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर हु अप्लाइज और बिड्स फॉर स्पेसिफिक सिक्योरिटीज फॉर ए वैल्यू ऑफ नॉट मोर देन. जो 2 लाख रुपए से ऊपर की बिड नहीं लगाता है उसको रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है. नंबर 2, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स are organizations that invest large sum of money and employ specialized knowledge and investment skills. तो जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं वो बहुत अच्छे अच्छे गुणी आदमियों को एम्प्लॉय करके रखते हैं, बहुत ह्यूज फंड्स रहते हैं उनके पास, तो वो बहुत ज्यादा पैसा लगाते हैं इस मार्केट में, सेल बेच करते हैं. लार्ज सम ऑफ मनी एंड एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स. तो उनको रिटेल इन्वेस्टमेंट के मुकाबले ज्यादा फायदा होता है, जल्दी अपनी सिक्योरिटी से एग्जिट करने का मौका मिलता है और जल्द ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर पाते हैं. द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंप्राइजेज डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो इसमें कई सारी हैं. डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गई, बैंक्स हो गए, इंश्योरेंस हो गया, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, म्यूचुअल फंड्स हो गए, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हो गए, और अदर एंड एनी अदर स्पेसिफिक एंट्री बाय द इन्वेस्टर्स बाय द सेबी. ठीक है. सो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर छोटी सी डेफिनेशन दी गई है कि एक एफपीआई इज एन एंटिटी established or incorporated outside India that purposes to make investments in India. तो इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में डीएफआईज आ गई, बैंक्स आ गए, इंश्योरेंस कंपनीज आ गई, म्यूचुअल फंड्स आ गए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आ गए, और एनी अदर जो भी सेबी कहे उसको हमें मानना है. Any investor other than retail investors and institutional investors is called non-institutional investors. तो जितने भी बाकी बचे हुए हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कहलाए. एग्रीगेटेड इन्वेस्टर्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है. द कंसेप्ट ऑफ ए क्लास ऑफ इन्वेस्टर हु हैव understanding of various financial products and the risk returns associated with them, therefore are able to take informed decision. इसके ऊपर हाँ कई बार ये डाल देते हैं कि वो इन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, अनइन्फॉर्म डिसीजन लेंगे, कैजुअल डिसीजन लेंगे, या प्लान डिसीजन लेंगे, इस टाइप से आ सकते. रिगार्डिंग देयर इन्वेस्टमेंट्स इज रिकॉग्नाइज्ड बाय मेनी सिक्योरिटी फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स अराउंड द पूरे ग्लोब में. ये अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स हैं,
नॉलेजेबल हैं, ह्यूज फंड्स के साथ रिस्क और रिटर्न का पहले से अंदाजा लगाते हैं और बढ़िया काम करने की कोशिश करते हैं। दीज इन्वेस्टर्स आर टाइपली टर्म्ड एज एक्रीडेटेड इन्वेस्टर्स और क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। तो इनको एक्रीडेटेड भी कहा सकते हैं, क्वालिफाइड भी कह सकते हैं और प्रोफेशनल भी कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है रोल ऑफ इशूअर्स। जो सिक्योरिटी कौन होता है? इशूअर्स जो सिक्योरिटी को इशू करता है। Issuers are organizations that raise money by issuing securities. They may have short-term and long-term need for capital, and they issue securities based on their need, their ability to meet obligation to the investors, and the cost they are willing to pay for the use of funds. So क्या हो गया कि नंबर वन, उनकी जरूरत कितनी है, वो इन्वेस्टर के प्रति ऑब्लिगेशन कितना निभा रहे हैं और कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितनी कॉस्ट बियर कर रहे हैं, ताकि उनकी, मान लीजिए एक 7% पे बॉन्ड आता है और एक 9% पे बॉन्ड आता है, तो डेफिनेटली 9% वाला बॉन्ड जल्दी सब्सक्राइब होगा। बट यदि 7% वाला बॉन्ड की रेटिंग अच्छी है और 9% वाली की खराब है, तो 7% वाले को लोग प्रेफर करेंगे, बिकॉज दे आल्सो वांट सेफ्टी। सो द क्राइटेरिया इज सेफ्टी एंड लिक्विडिटी। Only liquidity doesn't matter and only safety doesn't. Issuers of securities have to be authorized by appropriate regulatory authorities to raise money in the securities market. So, issue of securities in primary market is made by different stakeholders such as central, state, local governments, public sector units, private sector companies, banks, financial institutions, and non-banking financial companies and mutual funds. तो इनमें से कोई भी सिक्योरिटी को इशू कर सकता है। इसके बाद आ गया फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेटर्स। नंबर वन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थ्रू इट्स डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज regulates and oversees the activities of banking system, insurance and pension sectors. तो यहाँ पर थोड़ा सा झोल आ जाता है कई बार, अगर ये दिया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस दिया है और तो पहले इसको टिक करना पड़ेगा, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये नहीं दिया है तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। द डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स रेगुलेट द कैपिटल मार्केट एंड इट्स पार्टिसिपेंट्स। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक, यहाँ ये भी क्वेश्चन बनता है कि कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है। ज्यादातर उसके अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है, सेबी। तो सेबी तो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता ही है, बट इसका जो ऊपर से एजेंसी है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। सो इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान से रखना है। The ministry initiate discussion on reforms and oversees the implementation of law. Another is Ministry of Corporate Affairs. हम सब MCA साइट पर जाते हैं, सारे CA, ICW, CS तकरीबन सबको ही पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर। जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर है, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, LLP एटसेट्रा एटसेट्रा, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करता है। The Companies Act is the primary regulation which defines the setting up of companies, their functioning, audit and control. तो कंपनीज का सेटिंग अप कैसे होना है, फॉर्मेशन कैसे होना है, फंक्शन कैसे होना है, ऑडिट कैसे होना है और क्या कंट्रोल इसके ऊपर रखने हैं। The issuance of securities by companies is also subject to provisions of the Companies Act. तो कंपनीज एक्ट के तहत ही, कंपनी एक्ट की गाइडेंस में ही सिक्योरिटीज का इश्यूएंस होगा। नाउ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। The preamble of Reserve Bank of India describes the basic functions of the Reserve Bank as to regulate the issue of banknotes, keeping of reserves with a view to securing monetary stability in India,
and generally to operate the currency and credit system of the country to its advantage, to have a modern monetary policy framework to meet the challenge of increasing complex economy, to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. So ग्रोथ नहीं रुकना चाहिए, उसके लिए बैंक नोट को रेगुलेट करना, मॉनेटरी स्टेबिलिटी की तरफ ध्यान देना, करेंसी को ऑपरेट करना, क्रेडिट सिस्टम को ऑपरेट करना और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी को स्टेबिलिटी के साथ मेंटेन करना, प्राइस स्टेबिलिटी रखना और ग्रोथ भी हमें चाहिए। ग्रोथ के बगैर तो कुछ भी नहीं। इसके बाद आ जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। द सेबी, a statutory body appointed by the Act of Parliament, SEBI Act 1992, is the primary regulator of securities market in the preamble of Securities and Exchange Board of India describes the basic functions of the Securities and Exchange Board of India as to protect the interest of investors in security। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है भैया, ये तो ध्यान से ही रखना है। सेबी एक्ट 1992 में ये आएगा और दो तीन अलग डेफिनेशन दे दी जाएंगी, तो यू हैव टू राइट करेक्ट आंसर। टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स इन सिक्योरिटीज and to promote the development of and to regulate the securities market and for the matters connected therewith and incidental there। तो इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, उनके डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करना है और इससे कनेक्टेड या इंसिडेंटल जितने भी फंक्शंस हैं उन सबको सेबी करती है। इंश्योरेंस कंपनी को मैनेज करने वाली है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया is the licensing authority for insurance companies and defines the capital and net worth requirements of insurance। तो इंश्योरेंस कंपनी की कितनी कैपिटल होनी चाहिए, कितनी नेटवर्थ होनी चाहिए, तो क्या क्या एश्योरेंसेस देने चाहिए, क्या क्या उसे काम करने पड़ेंगे हिंदुस्तान में ताकि इन्वेस्टर का भरोसा बना रहे और उसको इंश्योरेंस का पैसा, क्योंकि बहुत लंबे समय तक इन्वेस्ट किया जाता है और उसका एक एक आदमी का बहुत सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनीज के पास इकट्ठा हो जाता है समय के मुताबिक, तो उस पैसे की सुरक्षा करना भी आईआरडीए का काम है। It ensures the adherence of insurance product to the rules laid down and define the rules for the terms and conditions of insurance contract, such as sum assured, surrender value, settlement of claim, nomination, assignment, insurable interest and others। तो इन सब का ध्यान देना जरूरी है। ट्रस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शुड बी इन द जनरल पब्लिक ऑफ ए नेशन, general masses of the nation or general citizens of the nation who have insured into the insurance policies। It regulates the distribution of insurance products by laying down the qualification and training requirement of intermediaries and the payment of commission to the distribution। कितना कमीशन दिया जाएगा, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू होगी, किसी को चीट नहीं कर सकते, गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते और अगर कोई ऐसा करेगा तो पेनल्टी का भागी होगा। इसके बाद पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। द पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी इज द अथॉरिटी entrusted to act as a regulator of the pension sector in India under FFDA, PFRDA 2013। The PFRDA regulates the national payment system, जो कि आजकल काफी गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में चल रहा है, and any other pension scheme specified under its ambit। It is responsible for registering the various constituents such as fund managers,
custodians, central record keeping agency, and trustee banks to define the parameters of their roles and responsibilities. तो क्वेश्चन तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा, एक आध क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, लेकिन पढ़ना तो पढ़ा ही। नाउ इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट चैप्टर, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, की सिक्योरिटीज क्या क्या है। तो नंबर वन, इक्विटी। इक्विटी शेयर रिप्रेजेंट ओनरशिप इन ए कंपनी। जो इक्विटी खरीदता है वो कंपनी का ओनर माना जाता है, शेयर होल्डर माना जाता है। दैट एंटाइटल इट होल्डर्स इन प्रॉफिट एंड राइट टू वोट ऑन दी कंपनी। तो वोट भी कर सकता है और उसको कुछ काम करने के लिए, कुछ ना करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। Equity shareholders are residual owners of the firm's profit after the other contractual claims on the firm are satisfied. They have ultimate control over how the firm is operated. तो जितना भी पैसा बाद में बचता है कंट्रेक्चुअल टर्म्स होने के बाद, वह सब शेयर होल्डर्स का है। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर रिवार्ड इन्वेस्टर इन टू वेज। नंबर एक, डिविडेंड मिलता है और कैपिटल एप्रिसिएशन। जितना डिविडेंड मिला वो ब्याज समझ के चलता है और लगातार शेयर का रेट बढ़ता जाता है जैसे जैसे कंपनी अच्छा काम करती है। इसके बाद डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स आर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स whose value depend upon and are derived from the value of the other। तो ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको याद रखना ही पड़ेगा। डिपेंड अपॉन एंड आर derived from the value of the other and more basic underlying values. These are traded both in over the counter and on the exchange। तो वन टू वन भी आप इनमें डील कर सकते हैं और एक्सचेंज के द्वारा भी कर सकते हैं। द एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव्स इंडिया आर फ्यूचर एंड ऑप्शंस। तो एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव जो है उनके नाम है कि ये फ्यूचर है और ऑप्शंस है। Future contracts are agreements between a buyer and seller to buy or sell the underlying asset at a predetermined price, quantity of a predetermined date। सो एक पर्टिकुलर डेट को, एक बाद वाली डेट पर क्या रहेगा वो पहले से ही तय हो जाता है और उसके अंदर कुछ ऑब्लिगेशन रहते हैं, किसी के पास राइट्स रहता है। Options are contracts that give the holder the option of right। इसके बाद राइट है बट नॉट दी ऑब्लिगेशन, ये उसको पूरा करे या ना करे नहीं होता। टू बाई और सेल द अंडरलाइंग एसेट एट प्री डिटरमिन्ड प्राइस इन ए स्पेसिफिक क्वांटिटी और एट बिफोर ए प्री डिटरमिन्ड डेट। यदि वो उसको फायदा होगा तो अपने राइट को बुनाएगा, नहीं फायदा होगा तो छोड़ देगा। फिक्स्ड इनकम किसे कहते हैं? Debt instruments, also called fixed income instruments, are contracts containing a promise to pay a stream of cash flow। मतलब रेगुलर कैश फ्लो की स्ट्रीम उसको मिलती है ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट टू द इन्वेस्टर। मान लिए 1 लाख रुपए लगाया, 10% ब्याज है, तो 10,000 रुपए साल का उसको मिलता रहेगा। द डेट कॉन्ट्रैक्ट कैन बी ट्रांसफरेबल, a feature specified in the contract that permitted sale to another investor, or non-transferable which prohibit the sale of another। तो इस टाइप के जो डेट कॉन्ट्रैक्ट हैं वो ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं और नॉन ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं, जैसे कि इशुएंस की टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। So a debt contract also establishes the financial requirements and restrictions that the borrower must meet and the rights of the holder of debt instruments if the borrower defaults। Debt securities are issued by companies, municipalities, states, and sovereign government to raise money to finance a variety of projects and। तो कोई भी कंपनी भी कर सकती है, म्यूनिसिपलिटी, स्टेट, सोवरेन गवर्नमेंट्स, और भी जिसको अथॉरिटी है वो कर सकती
इसके बाद आ जाता है कॉमोडिटीज। These are investments in the real estate such as gold, silver, copper, agriculture products, etc. as opposed to financial assets like stock and so financial assets क्या हुई? स्टॉक और बॉन्ड्स हो गए। और ये बाकी चीजें जिनमें हम डील करते हैं गोल्ड सिल्वर कॉपर एग्रीकल्चर दीज आर कमोडिटीज। Commodity investment can be in the physical form, but is generally in the form of financial products such as a commodity mutual fund, exchange traded funds, and commodity derivatives. तो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, परंतु आजकल ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ज्यादा चलता है, म्यूचुअल फंड के द्वारा, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स के द्वारा, कमोडिटी डेरिवेटिव्स के द्वारा। Commodity ETFs and mutual funds are suitable for retail investors. तो commodity ETF, exchange traded funds और mutual funds रिटेल इन्वेस्टर के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इज द लार्जेस्ट क्लास इन द वर्ल्ड। तो इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, रिटेल लार्जर है, लार्जेस्ट है, स्मॉल है, मीडियम है, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन एक बन सकता है। इट ऑफर सिग्निफिकेंट डाइवर्शन अपॉर्चुनिटीज। Investors can invest in real estate with capital appreciation as an investment objective as well as to generate regular income by way of rents. तो आपने दो चार मकान खरीद लिए, दुकानें खरीदी, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया, तो वहां से आपको रेंटल इनकम आ सकती है, पैसिव इनकम आ सकती है। इट इज यूजली ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट ज्यादातर लॉन्ग टर्म रहती है। एक आदमी अगर अपने जीवन में बहुत ही कम ऐसा होता है कि परचेज करता है तो उसको सेल करता है, और ज्यादातर कुछ मकान वो लेता है तो अपने रहने के लिए लेता है, दुकान लेता है तो अपने काम करने के लिए लेता है, किसी इमरजेंसी की अवस्था में ही बेचना पड़ता है। रियल एस्टेट इज क्लासिफाइड इनटू टू सब क्लासेस, कमर्शियल रियल एस्टेट और रेजिडेंशियल रियल एस्टेट। तो ये दो भागों में बांटा जा सकता है, कमर्शियल रियल एस्टेट जहाँ पर हम बिजनेस करते हैं, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट जहाँ पर हम रहने का काम करते हैं। Real estate investment often involve large commitments. Real estate funds and real estate investment trust have emerged as good options to enable the investor to take exposure to the asset class with smaller outflow commitment. तो एक ये ऑनलाइन रियल एस्टेट फंड बनाया गया है, इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट बनाया गया है, जहां पर आप इन में बहुत थोड़े पैसे के द्वारा भी एंटर कर सकते हैं, और अगर इसमें प्रॉफिट होता है तो प्रोपोर्शनेटली आपके खाते में वो प्रॉफिट चला जाता है। सो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है इसके बाद? दीज आर द इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स दैट पूल टुगेदर the funds collected from a large number of investors and invest these funds in debt, equity, and other asset classes according to the specific mandate. तो बहुत सारे लोगों से, 135 करोड़ जनसंख्या है, अगर उसमें 100 करोड़ लोग म्यूचुअल फंड में डालते हैं पैसा, अगर 1 रुपया भी डाला एक आदमी ने तो समझो 100 करोड़ होता है। तो आप देख अंदाजा लगा सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के पास कितना पैसा होता है। तो वो क्या करते हैं, कस्टमर की इच्छा के मुताबिक या तो डेट फंड में डालेंगे, या इक्विटी फंड में डालेंगे, या हाइब्रिड फंड में डालेंगे, या स्पेसिफिक एसेट में डालेंगे, और उसी के मुताबिक जो रिटर्न आएगा वह इन्वेस्टर को वापस कर दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड्स आर बेस्ट सूटेड फॉर द रिटेल इन्वेस्टर्स के पास, क्योंकि बहुत ज्यादा शेयर मार्केट की नॉलेज नहीं रहती है, सुबह से शाम तक नौकरी वगैरह में बिजनेस में ही लगा रहता है, he is not in a position to explore or research the company's balance sheet etc etc. So यहाँ पर क्योंकि फंड मैनेजर्स बैठे रहते हैं, तो म्यूचुअल फंड में अगर अपना पैसा डालेगा तो वह धीरे धीरे बढ़ जाता है। तो ये सैंपल क्वेश्चंस हैं भैया इसके ऊपर, चैप्टर 1 के। सोशल एंटरप्राइज हैव एक्सेस टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सोशल वेंचर and capital funds और donations, both A and B, none A and B। तो हमने पिछले दिनों पढ़ा था कि सोशल एंटरप्राइज का एक्सेस
सोशल वेंचर कैपिटल फंड्स में भी है और थ्रू डोनेशंस भी है, तो आंसर सी आएगा। To be identified as a social enterprise, a not-for-profit organization, or for a profit enterprise shall establish a primacy of social intent, इसका आंसर आएगा। सोशल आउटकम तो इसके बाद का चैप्टर है, सोशल इम्पैक्ट इसके बाद का है, सोशल एक्टिविटी इसके बाद का है। पहले तो विचार आना चाहिए, सोशल इंटेंट का उसका विचार होना चाहिए, उसी के मुताबिक उसको अपनी कंपनी बनानी पड़ेगी, उसी के मुताबिक उसको फंड रेज करने पड़ेंगे और उसी के मुताबिक टारगेट ऑडियंस पर उसको खर्च करना पड़ेगा। With reference to accounting and reporting requirements of social sector organizations such as trust, society, and Section 8 companies, which of the following shall hold true? They govern under the Companies Act. They govern under the Act of their registration. They are governed under the SEBI Act. They are no single regulatory body for these transactions. So हमें पता है कि ट्रस्ट अलग एक्ट में, सोसाइटी अलग एक्ट में, कंपनीज अलग एक्ट में, अलग अलग इनके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं, एक्ट लागू होते हैं। तो दे आर गवर्नड अंडर द कंपनीज एक्ट, गलत हो गया। दे आर गवर्न अंडर एन एक्ट ऑफ द रजिस्ट्रेशन, तो जहां इनका है रजिस्ट्रेशन का उसी के मुताबिक ये गवर्न होते हैं और एक रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। सो आंसर 2 एंड 4, 1 एंड 3 इज रॉन्ग। Stock exchanges, depositories, clearing corporations are collectively referred to as market infrastructure institutions. So it is a very, very, very important question. It should be learned repeatedly. So custodians, KYC registration agencies, asset management companies नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज, डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस जब तीनों मिलती हैं तो इसको मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन बोला जाता है। So this is from my side for today. We shall discuss afterwards chapter 2, introduction to trading, clearing, settlement and risk management on stocks. We shall discuss in the next. So बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।